सर जैसे कि आपने बड़ी बड़ी एग्जाम में क्वालिफाई की है, जैसे पीएससी 2 बार, आरपीएससी। हाँ तो प्यारे कप्तान देखो, आज के स्टूडेंट सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने जो सर है वो 5-6 एग्जाम में सिलेक्ट है और वर्तमान में अभी उन्हें हाल ही में डीएसपी एमटी का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आज उनसे जानते हैं उनकी सफलता का राज क्या है और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले तो जो मेरे मन में डाउट है वो सबके मन में अधिकतर रहते ही है, मतलब अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके मन में कि ये डीएसपी एमटी ये पोस्ट है क्या, मतलब डीएसपी एमटी क्या है, तो उसके बारे में आपको सर बताएंगे। सो डीएसपी एमटी जो है यहाँ पर उसका मतलब है मोटर ट्रांसपोर्ट। तो ये मोटर ट्रांसपोर्ट जो है एक डिवीजन है गृह विभाग के अंडर जो आता है, जिसमें पुलिस विभाग की जितनी गाड़ियां हैं उनकी परचेसिंग हो गई, उनका ऑक्शन हो गया, मतलब जो नीलामी हो गई, या उनका मेंटेनेंस हो गया। इससे ये एक डिपार्टमेंट जो डील करता है। तो मेनली जो मोटिव है पुलिस डिपार्टमेंट का ये है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको टेक्निकली एफिशिएंट बनाया जाए, जिसके लिए इन्होंने एक काफी टेक्निकल जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी भी भर्ती गृह विभाग करता है। जैसे डीएसपी रेडियो हो गया, डीएसपी मोटर ट्रांसपोर्ट हो गया, तो उसी में एक डिवीजन है मोटर ट्रांसपोर्ट। तो ये पद जो है पिछली बार 2010 में आया था और उसके बाद में अभी इसको 2020 में ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एड होके इस बार रिलीज किया गया था। अच्छा, तो सर मैंने जब आपके बारे में पढ़ा तो मुझे देखने को मिला कि आपने डीएसपी एमटी के अलावा 4 एग्जाम और क्वालिफाई की है। तो आपने कौन कौन सी एग्जाम क्वालिफाई की है, आप ही बता दीजिए। वैसे मुझे तो पता है पर ऑडियंस भी जानना चाहती है। हाँ, मैंने अगर गवर्नमेंट इंटरव्यू की बात की जाए तो मेरे 5 गवर्नमेंट इंटरव्यू अराउंड हो चुके हैं, और अगर इसे प्री मेंस करेंगे तो काफी और हो जाएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम जो है एक PSU ECIL करके है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। तो उसका इंटरव्यू मैंने फर्स्ट टाइम दिया था। फिर करंटली अभी मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ अंडरटेकिंग है। तो सेकंड इंटरव्यू मेरा ये रहा। और RPSC AE जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है वहाँ का 2018 का, वो भी मैंने वहाँ का इंटरव्यू दिया। फिर डीएसपी एमटी जो कि MPPS ने रिलीज किया, और हाल ही में जो भी एक रिजल्ट आया है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 का, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा सर एक क्वेश्चन में जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि आपने आपके मतलब किस एज में पहली बार गवर्नमेंट जॉब निकाली थी? हाँ, मैंने 22 में मेरा फर्स्ट जो है सिलेक्शन, मतलब फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया, और 23 में मेरा जो अभी करंट पोजीशन है 4 इयर्स में को यहाँ पर हो गए वर्किंग के। तो 22 में मेरा फर्स्ट क्वालिफाई हो गया था, और रनिंग में मैंने थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जिसके कारण मेरा 22 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और 22 में ही मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ। हाँ, तो सर आपने इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं, मतलब आपसे बेसिकली देखा जाए तो सब इंटरव्यू में कुछ तो कॉमन रहा होगा। तो इंटरव्यू में ऐसा क्या कॉमन था वो आप थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें अगर तो। इंटरव्यू में मैं ये कहना चाहूंगा कि मेन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो चेक करते हैं। आपके गुड मॉर्निंग से वो आपको जज कर लेंगे कि आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। इसलिए मैं काफी लोगों को देखता हूँ जैसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो वो एनर्जी लेवल आप में दिखना चाहिए। हमेशा ये दिखना चाहिए कि ये बंदा जो है एनर्जेटिक है, तो इसको हम अपनी कंपनी में लेंगे या हमारे डिपार्टमेंट में लेंगे तो ये कुछ सर्व कर पाएगा अच्छे से। तो ये चीज मैंने हमेशा नोटिस करी, तो वही कॉन्फिडेंस लेवल मैंने हमेशा ट्राई करा कि मैं मेंटेन करूं। और एक चीज और मेरे को जो चीज लगती है हमेशा कि आप एक कर्टसी जो है वो हमेशा मेंटेन करें इंटरव्यू में। जैसे आप किसी का नाम लेते हैं। हाँ, मैंने भी आपके बारे में डीएसपी एमटी के इंटरव्यू के बारे में पढ़ा था, जितने उसमें थे लोग उनमें सबसे ज्यादा इंटरव्यू में आप ही के नंबर थे। हाँ, मेरे 42 मार्क्स थे आउट ऑफ 50। तो वही मेरे को चीज लगती है कि एक आप कर्टसी हमेशा अगर मेंटेन करेंगे ना तो आप उस चीज का बेनिफिट हमेशा ले पाएंगे। जैसे आप किसी का नाम ले रहे हैं तो आप श्री लगाएंगे आगे, या जी लगाएंगे, या साहब लगाएंगे, तो वो चीजें वहां पर अपील करती है। आप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसको, वो काफी चीजें मैटर करती है। तो ये चीज मेरे को सभी इंटरव्यूज में लगी और इसका बेनिफिट मुझे हमेशा मिला। सर एक दो आपके पर्सनल लाइफ से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो आप शेयर कर सकते हैं क्या, ताकि बच्चों को, बहुत लोगों को मतलब जैसे मुझे ही नहीं पता रहती कि मेरी हॉबी क्या है, इस टाइप की कुछ चीजें पूछी हूँ ताकि बच्चे पहले से प्रिपेयर कर सकें। हाँ, मेन क्या है, अगर PSC का आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मेन आपका जो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का तो आपको फुल आइडिया होना चाहिए। जैसे पहले ही मैं जब एंटर हुआ, मैंने गुड मॉर्निंग विश किया, उन्होंने मुझे बैठने बोला, तो उन्होंने सबसे पहले यही क्वेश्चन था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। तो वो बोलते हैं कि उज्जैन डिस्ट्रिक्ट की आप 3 परिभाषाएं मतलब वहाँ की विशेषता बताइए। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। फिर ऐसे ऐसे उन्होंने काफी क्वेश्चन, जैसे मध्य प्रदेश की आप 3 ऐसी योजनाएं बताइए जो आपको काफी पसंद है और क्यों पसंद है आपको, ये सब उन्होंने पूछा।
फिर जो मेनली आपका जो करंट अफेयर्स रहता है उससे ज्यादा रिलेटेड पूछते हैं। और हॉबीज की अगर बात की जाएगी तो हॉबीज में मैंने लिखा था कि हिंदी पोइट्री मुझे थोड़ी काफी इंटरेस्टेड है, और म्यूजिक का है तो म्यूजिक में भी वो काफी पूछते हैं कि आपको किस तरह की म्यूजिक आपको पसंद है। फिर ये जो मतलब आप सिंगर है तो इनके आप एक या कोई से गाने बता सकते हैं, क्योंकि वो आपकी फील्ड जो भी आप हॉबीज लिखते हैं उससे वो जज करना चाहेंगे कि आपने हॉबीज जो लिखी है वो सही है कि नहीं। इसलिए हमेशा अच्छा, आप जो मतलब भी हॉबी हाँ अच्छा मतलब हॉबी अगर बताइए तो हॉबी का आपको जितना भी है पूरा नॉलेज होना चाहिए। हाँ पूरा नॉलेज एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मतलब आप जस्टिफाई करना चाहिए कि मेरी हॉबी ये है। अगर आप म्यूजिक से हैं तो म्यूजिक से मतलब आप किस तरीका का म्यूजिक पसंद है, या फिर कुछ आपके पसंदीदा जो गाने हैं वो आप बता सकें। या फिर आप हिंदी पोइट्री से हैं तो कौन से पोइट आपको पसंद है, क्यों पसंद है, ये सब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हॉबीज से रिलेटेड। और सर जैसे कि आपने बड़ी बड़ी एग्जाम में क्वालिफाई की है, जैसे पीएससी 2 बार, आरपीएससी, तो हाँ। आप मतलब करंट अफेयर्स का मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि करंट अफेयर्स तब पढ़ना चाहिए जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो। तो करंट अफेयर्स को लेकर आपकी क्या विचारधारा, मतलब कि बच्चों को पहले से पढ़ना चाहिए या फिर पहले सिलेबस फिर करंट अफेयर्स? तो थोड़ा सा गाइडेंस उस चीज का भी चाहिए बच्चों को। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस तो प्री और मेंस में तो हो ही गया, जो भी आपकी एग्जाम्स देते हैं उसमें तो होता ही है, बाकी इंटरव्यू में भी आपको काफी इंपॉर्टेंट वो पार्ट होता है। जैसे अभी मेरा जो इंटरव्यू था उसमें हाल ही में उन्होंने पूछा था कि प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में पूछा उन्होंने कि कौन हारा कौन जीता, अब कैसे होते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के बारे में उन्होंने पूछा था कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम क्या होता है, कमिश्नर साहब कौन है दोनों जगह। तो ये अगर आप न्यूज़पेपर या फिर आप करंट अपडेट नहीं रहेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते डायरेक्टली। तो इसलिए करंट अफेयर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हर फेज में, मैं बोलूंगा, चाहे आप प्री में अगर करें एग्जाम्स में, चाहे आप इंटरव्यू में करें। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते तो न्यूज़पेपर एटलीस्ट रीड करें, ताकि आप अपडेट रहें जो जो चीजें अभी हो रही हैं उससे। अच्छा, और सर मतलब बेसिकली मतलब जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि पहले हम प्री पढ़ें कि मेंस पढ़ें, मतलब हालांकि ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से कि पहले प्री पढ़ना चाहिए या पहले मेंस पढ़ ले, आपके मतलब आपने क्या पढ़ा था वो बता दीजिए आप। देखिए अभी क्या है, हाल ही में जो है काफी एग्जाम्स में पीएससी ने पैटर्न चेंज कर लिया है जिसमें सिर्फ प्री होता है आजकल, क्योंकि पहले क्या होता था स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी प्री और मेंस होता था। अभी इन्होंने क्या करा है कि पैटर्न ऑलमोस्ट सब एग्जाम का सेम कर दिया है, जिसमें जीके पोर्शन आपका जो है वो सेम हो जाता है और जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपका चेंज हो जाता है। तो अगर उस हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे तो आप प्री के लिए मतलब जो भी आपका जीके पोर्शन है ये पोर्शन को एटलीस्ट आप प्रिपेयर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में भी काफी एग्जाम्स ऐसी आ सकती हैं जिसमें आपको ये जो नॉलेज है अभी आप गेन करेंगे वो काम आ सकता है। और स्टेट सर्विस की अगर बात करूं तो उसमें आप मेंस की प्रिपरेशन ज्यादा करें, क्योंकि उसमें प्री क्वालिफाइंग नेचर का हो जाता है। तो आप अगर मेंस की प्रिपेयर कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप प्री के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और बाकी सारी एग्जाम जो पीएससी वनडे एग्जाम्स लेता है उसमें प्री जो है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता है, वो आपका एक मेंस तरह का ही काम करेगा, जिसके मार्क्स आपके इंटरव्यू बाद में इंटरव्यू के साथ ऐड होकर और फाइनल रिजल्ट आता है। तो उस स्टेज में आपको इस एग्जाम में भी इसमें जो आपका रिटर्न है उसमें काफी फोकस करना है। और सर आपने जैसे बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मतलब बहुत पढ़ते हैं, उनको सारी चीजें याद भी होती है, पर ऐसा क्या है एग्जाम में, मतलब ऐसा कौन सा नेचर होना चाहिए अपने अंदर कि एग्जाम क्वालिफाई हो? जैसे आपने इतनी सारी एग्जाम क्वालिफाई की है, बहुत लोगों से 4-5, 5-5, 6-6 साल से पढ़ रहे एक भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होती, तो आपने ऐसी क्या चीज अलग थी कि आपने इतने एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, मतलब वो चीज थोड़ा सा ताकि बच्चे उसको इम्प्रूव कर सकें। देखिए आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक चीज है पेशेंस, वो तो आप में होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं तो टाइम तो काफी लगेगा। बाकी मेन आपको ये है कि जीके जो ऐसा नेचर है जीके कि आपको एक बार में कभी भी याद नहीं होगा। तो आप जीके ऐसा पोर्शन है कि आप कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करें, एक बार आपने पढ़ लिया फिर वापस से उसको रिवाइज करें। एक बार ये रहेगा कि आप अपने जो नोट्स है उनको आप जो भी एग्जाम देते हैं उसमें अपडेट करते रहिए कि इस एग्जाम में इस तरीके का पैटर्न आया था तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, तो इस तरीके का मैं उसमें नोट कर लेता हूँ। तो जैसे जैसे आप एग्जाम्स देते जाएंगे तो आपका जो नोट्स है वो भी अपडेट होते जाएंगे, आपका जो नॉलेज है वो भी अपडेट होता जाएगा, जिसके कारण आप अगर नेक्स्ट टाइम वो उस फील्ड से कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो ये चीज मेरे हमेशा रही। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 5 एग्जाम दी और 5 क्वालिफाई हुई, मैंने काफी सारी एग्जाम्स दी और उसमें काफी बार फेल भी हुआ। ऐसा भी नहीं है कि मतलब इनिशियल जो एग्जाम देता था उसमें फेल भी होता था। बाकी कभी भी हमेशा कॉन्फिडेंस वो रखिए आप में और पेशेंस भी रखिए कि एक दिन में नहीं होगा, बाकी एक दिन जरूर होगा। ये चीज को आप फॉलो कीजिए और काफी अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो। और सर एक ये भी था कि आपने तैयारी मतलब ऑनलाइन की थी, ऑफलाइन की थी, या सेल्फ स्टडी की थी, या फिर कहाँ से की थी?
वो हाँ, बारे में थोड़ा मैंने 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और एक इंदौर की ही कोचिंग है, उसमें मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया वहाँ का और 100% स्कॉलरशिप मुझे उस टाइम मिली। तो 100% स्कॉलरशिप में मैंने वहाँ पर अराउंड 7 मंथ जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अब इंदौर में वो ब्रांच नहीं है, एटलीस्ट नाम मैं नहीं लूँगा, तो बाकी वो है, तो वहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। उसके बाद में मैंने कहीं कोचिंग कुछ ज्वाइन नहीं करी। 2018 में मेरा फिर जो जॉब थी उसमें ज्वाइन करा और उसके साथ में जो टाइम मिलता रहा उसी में मैं अपने नोट्स को अपडेट करता रहा, और अगर मेरे को कुछ लगा कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं करंटली वर्किंग हूँ तो मैं उसमें अपीयर हुआ। अच्छा सर, और सर नोट्स का क्या लफड़ा है? मतलब बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं कि नोट्स बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, तो मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? नहीं, मेरा तो हमेशा यही मानना रहा था कि अगर मेरे हाथ से कुछ लिखा हुआ है तो वो मुझे जल्दी याद होता है। तो यही प्रिंसिपल में मैं वर्क करता रहा कि अपने जो नोट्स है उनको मैंने बहुत स्ट्रांग बना लिया है, ताकि उसमें से जो पेपर आएगा तो उसी में से आएगा, ऐसा अप्रोक्सीमेटली मेरा हो चुका था। तो काफी जो है बुक से अगर कुछ क्वेश्चंस मिलते थे, क्वेश्चन बैंक में सॉल्व करता था, उससे क्वेश्चंस मिलते थे, या फिर कुछ एग्जाम में अपियर होता था उसमें कुछ फील्ड से क्वेश्चन आते थे, तो मैं उसको अपने नोट्स में अपडेट कर लेता था, तो जिससे मेरे को आगे वाली जो एग्जाम्स में देता था उसमें उसका बेनिफिट मेरे को हमेशा मिलता था। तो इसलिए मैं यही कहूंगा सभी स्टूडेंट से, यही है मेरा कि आप नोट जरूर बनाएं। नोट्स मतलब खुद के होना जरूरी है। खुद के होना जरूरी है, खुद का आपका लिखा सर, हुआ आपको बहुत जल्दी याद होगा, और आप एग्जाम टाइम में अगर आप बुक रेफर करेंगे तो उसमें आपको काफी टाइम कंज्यूम होगा, और इसी जगह आपके नोट्स रहेंगे तो वो धीरे धीरे श्रिंक होते जाते हैं, तो नोट्स आप जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा सर, आपने पढ़ाई के दौरान मतलब बुक ही पढ़ी थी या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े थे? क्योंकि पढ़ने के लिए तो कुछ चाहिए, उसके बाद खुद के नोट्स बनाएंगे, तो आपने किस चीज से बनाए थे अपने नोट्स? मतलब देखिए, मेरे पास जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मेरे पास एक एक बुक्स थी, और उसके अलावा मैं कोचिंग के नोट्स तो रिफर करता ही था, बाकी बुक्स के भी क्वेश्चंस में सॉल्व करता था। तो बुक्स में जैसे कुछ कुछ टॉपिक जो रहते हैं कोचिंग्स वाले आपको मतलब नहीं पढ़ाते हैं, और काफी यूजफुल कभी कभी एग्जाम्स में वो पूछे जाते हैं, जैसे कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गए जो कि आपकी बुक में से आपको मिल जाते हैं आसानी से, तो मैंने बुक भी रेफर की थी कुछ कुछ। अच्छा, और सर टेस्ट का मतलब आप टेस्ट कैसे देते थे? मतलब महीने में या फिर पर डे टेस्ट देते थे या वीक में देते थे? टेस्ट मतलब कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके सिलेक्शन में? टेस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल रखता है, बाकी आप एग्जाम की एक महीने पहले आप टेस्ट ना दें, ये मैं बोलूंगा। आप जो सब्जेक्ट है उन्हें रिवाइज करें, बाकी आप रेगुलरली जो है टेस्ट देंगे। आपका सिलेबस, जैसे सिलेबस मतलब टॉपिक वाइज भी टेस्ट होते हैं आजकल हर जगह, टेस्ट सीरीज जो भी प्रोवाइड करते हैं, तो टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो आप अपने सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट होते जाए वैसे वैसे देते जाएं, और आखिरी के एग्जाम से अगर आपका 1 से 2 महीना है उसके पहले आप जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आते हैं वो देंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप आपकी तरफ से बच्चों को कुछ ऐसा बताएं कि हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनको ये चीजें करना जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सिलेबस लगभग सब लोगों को याद होना चाहिए, तो इसमें कोई सी चीज जो आपको लगती है कि हाँ बच्चों को ये तो करना ही चाहिए यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये आपने बात बहुत सही कही, क्योंकि काफी लोग क्या रहते हैं बिना सिलेबस देखे और एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बहुत चीज गलत हो जाती है। और स्पेशली एमपीपीएससी की अगर मैं बात करूंगा तो वो अपने जो सिलेबस रहता है उस पर स्टिक करते हैं, वो अपने सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं देते हैं। अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही होता है हर एग्जाम में, कोई सी भी एग्जाम आप ले लें पीएससी की, तो हमेशा पहले सिलेबस देखें, सिलेबस में क्या क्या आ रहा है वो टॉपिक्स आप बिल्कुल कंप्लीट करें, और उसके बाद में आपको कुछ लगता है तो एक्स्ट्रा करें। बाकी आप सिलेबस ही उतना ही कर लेंगे तो वो काफी होता है। जैसे मैं बोलूंगा कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसमें काफी, अगर मैकेनिकल का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें काफी जो टॉपिक्स हैं वो नहीं दिए गए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, सिलेबस देखते नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा में कर लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वो चीज नहीं करते हैं। तो ये चीज काफी लोगों के साथ हो जाती है, इसमें टाइम भी कंज्यूम होता है, आपका एफर्ट भी जीरो हो गया, इसलिए सिलेक्शन में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को, इसलिए सिलेबस पर बिल्कुल हमेशा देखेंगे। अच्छा सर, बुक का मतलब बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं, ये बुक पढ़ ली, फिर 1 महीने बाद उनको दूसरी बुक ले ली उनने, फिर दूसरी बुक ले ली, एक ही सब्जेक्ट क्यों चेंज करते रहते हैं? तो क्या मतलब उनको ऐसे टाइम पे चेंज करना जरूरी है, या फिर एक ही बुक जो पकड़ ली उससे ही पढ़ना है, क्या करना है? नहीं, आप मेरे हिसाब से तो एक बुक लें, उसको 100 बार पढ़ें, वो ज्यादा अच्छा है, ताकि नहीं उसकी बजाय आप 100 बुक पढ़ें, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हर बुक्स में जो है कुछ कुछ जो मटेरियल रहेगा वो कॉमन रहता है, तो आप यूजुअली आप आपका टाइम वेस्ट करेंगे उसमें। तो मेरा यही रहेगा कि एक बुक जो है, जो कि फेमस बुक्स होती हैं हर सब्जेक्ट की, तो आप उसी पे स्टिक करें और उसी से कंटिन्यू करें आगे। अच्छा,
ठीक है सर, मेरे तो सारे डाउट सोल्व हो गए हैं। अब इन लोगों के अगर नहीं हुए होंगे तो ये लोग बिल्कुल कमेंट करेंगे। अगर बिल्कुल। आपसे फिर मुलाकात हो पाई, आपने एक समय निकाला तो बिल्कुल हाँ शीनू भाई, आपको एक और बात मैं मतलब एक चीज और आपको कोइंसिडेंस है आज ये कि आपका एक डीएसपी मेडिकल क्वालिफिकेशन वाला एक वीडियो है, वो मैंने जब एग्जाम में अपीयर होना था उससे पहले ये देखा था मैंने कि मतलब मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आपका वो वीडियो मेरे को मतलब उस टाइम स्ट्राइक करा आज कि आज मतलब कोइंसिडेंस ऐसा है कि आपके सामने इंटरव्यू में दे रहा हूँ, और वो काफी फेमस वीडियो है आपका ये डीएसपी मेडिकल मुझे क्वालिफिकेशन बहुत वाला। खुशी हुई आपसे, बिल्कुल आपका इंटरव्यू लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ और बिल्कुल सर, इन लोगों के जैसे ही कमेंट आएंगे मैं चाहूंगा कि इन लोगों के कमेंट में क्या डाउट रहेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करें। अगर हाँ। आपसे फिर आपको टाइम मिला तो बिल्कुल अपन एक और वीडियो बनाएंगे। और ठीक। आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, शीनू ठीक भाई है के सर। चैनल को Thank you। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक। अरे अरे सर, क्या बात है, ठीक, मेरे thank मन की बात छीन ली आपने। ठीक ठीक है सर, थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू। ओके सर।